Everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So, guys, we're back with another video related to a series of microeconomics एक नजर सब कवर सीरीज। सो गाइस, इस वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को बात कर रहे हैं। इससे पहले वाले पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे चेकआउट कर सकते हैं। ओके, वो इम्पॉर्टेंट है, उसके बाद ही आप इसको देखें ताकि आपको ज़्यादा हेल्प हो पाए। सो यहाँ पे हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो कवर कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, ये एक नज़र सब कवर सीरीज़ है। सो उससे पहले वाले पार्ट्स आपने अगर देखे हैं तो आपको पता होगा कि हम इसमें कैसे प्रोसीड कर रहे हैं। सो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। ओके, सो नाउ गाइज वी आर स्टार्टिंग विद द आंसर। ठीक है, सो फाइनली हम स्टार्ट कर रहे हैं। सो सबसे पहले आता है कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन क्या है। अगर आपने से पहले वाला पार्ट देखा है जहां पे हमने प्रोडक्शन फंक्शन का बेस रखा था कि प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है और क्या आपके वेरिएबल फैक्टर है, क्या आपके फिक्स फैक्टर है, क्या लॉन्ग रन है, क्या शॉर्ट रन है, तो आप इस आंसर को बहुत ही इजीली समझ पाओगे। और मैं ये उम्मीद कर रही हूँ कि आपने वो देख के ही आए हैं। चलो एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं ताकि ये सारी चीजें आपके लिए बहुत इजी हो जाए। तो देखो, हमने उससे पहले समझा था कि प्रोडक्शन फंक्शन हमें यही बताता है कि आप जो इनपुट लगा रहे हो, चाहे वो जो भी आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हो, जैसे लेबर हो गया, रॉ मटेरियल होगा, लैंड हो गया, इनके थ्रू आपको कितना आउटपुट मिल रहा है, ये हमें रिलेशन बताता है हमारा प्रोडक्शन फंक्शन की इनपुट और आउटपुट में आपस में क्या रिलेशन है। अगर हम इनपुट बढ़ाते हैं तो आउटपुट कितना बढ़ता है, ये सारी चीजें। फिर हमने उसमें देखा था कि दो चीजें होती है, एक वेरिएबल फैक्टर होते हैं और एक फिक्स फैक्टर होते हैं। वेरिएबल फैक्टर वो होते हैं जिन्हें आप कम समय में बदल सकते हो। जैसे कि आपको मालूम, आज मैंने कहा कि आप 100 यूनिट नेल पॉलिश की बना रहे थे। अब मैंने कहा कि आप 500 नेल पॉलिश मुझे चाहिए, मैं आपको ऑर्डर देती हूँ, आप बनाओ, और आपको मैंने टाइम दिया है 20 दिन का। तो अब आप क्या करोगे कि 20 दिन के समय में अगर आप चाहो कि आप फिक्स फैक्टर चेंज कर लो, लाइक आप सोचो कि मैं जमीन या फैक्ट्री बड़ी कर दूं, ये ठीक है, या मशीन बड़ी बड़ी ले आओ जिससे जल्दी जल्दी प्रोडक्शन होने लग जाए, तो क्या आप 20 दिन में ये सारी चीजें कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। 20 दिन में मशीन लाना इतना ईजी नहीं होता। मशीन लाके इंस्टॉल करना, उस ट्रेन करना लोगों को, और फिर चलवाना, बहुत समय बर्बाद हो जाएगा। 10-12 दिन ऐसे ही निकल जाएंगे। ठीक है, जरूरी नहीं जो मशीन आप खरीद लो वो आपको मिल ही जाए, ढूंढनी पड़ेगी, उसमें समय देना पड़ेगा, बुकिंग करनी होती है प्री, तो ये सारी चीजें हैं। लेकिन तो अगर आप इसमें देखो, ठीक है, तो वो सारे फैक्टर्स, जैसे कि आपने दिख लिया यहाँ पे, ये लैंड और मशीन आप नहीं चेंज कर पा रहे, ये क्या है, फिक्स फैक्टर जो आपके कम समय में नहीं बदल सकते। लेकिन जो फैक्टर्स आप प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए थोड़े ही समय में बदल सकते हो, जैसे कि मैंने सोचा कि मेरे पास अभी 10 लेबर काम कर रहे थे, मुझे अब ज्यादा यूनिट बनानी है, तो मैं काम करता हूँ 30-40 लेबर और बुला लेता हूँ ताकि काम जल्दी जल्दी हो जाए और कम समय में ये चीजें आ जाए, या रॉ मटेरियल और बढ़ा दूं। तो ये वाले फैक्टर क्या है जो आपने कम समय में, जैसे कि 20 दिन थे, तो ये शॉर्ट रन में आपने क्या किया, इन्हें बढ़ा दिया, या आपको लगा कि मुझे कम प्रोड्यूस करना तो मैंने उससे घटा दिया। ठीक है, तो दो फैक्टर पड़े थे, एक वेरिएबल फैक्टर और एक फिक्स फैक्टर। वेरिएबल फैक्टर वो जो कम समय में बदले जाते हैं, ठीक है, और फिक्स फैक्टर वो जो कम समय में नहीं बदल सकते, लेकिन लंबे समय में, जब आपके पास ज्यादा टाइम हो, जब आपके पास लॉन्ग रन का टाइम हो, मान लो आपके पास 10 साल है, 20 साल है, तब आप उससे इजिली बदल सकते हो, चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो ये है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन किस पे बेस्ड है? अब गेस करो किस पे बेस्ड होगा। ये वेरिएबल फैक्टर्स पे बेस्ड है, मतलब कि इसमें आप कुछ फैक्टर्स को तो फिक्स रखते हो, लेकिन बाकी जो फैक्टर है वो आप चेंज कर सकते हो अपने आउटपुट को बढ़ाने के लिए। यहां पे अगर आप ये कह दो कि मैं सारे फैक्टर चेंज कर दूंगा, तो ये नहीं होगा भाई, क्योंकि ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन है। मतलब कि यहां पे हम शॉर्ट रन की बात कर रहे हैं कि शॉर्ट रन में, मतलब कि कम समय में हम अपने प्रोडक्शन को कैसे करें, किस तरीके की फेजेस हमें देखने को मिलती हैं, वो सारी चीजें हम इस लॉ में पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसे हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न भी कहते हैं। डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न मतलब क्या हो गया, क्यों हम इसे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न कह रहे हैं, क्योंकि अगर आप आगे पढ़ेंगे ना तो आप खुद देखोगे कि जो रिटर्न आ रहा है, जो मार्जिनल रिटर्न आ रहा है, मार्जिनल रिटर्न बहुत लोग को लग रहा हो कि मार्जिनल रिटर्न क्या होता है। मान लो आप पहले 5 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे थे, ठीक है, फिर आपने एकदम से लेबर बढ़ाया, आप 10 यूनिट प्रोड्यूस करने लग गए, फिर आपने एकदम से लेबर बढ़ाया, आप कितने यूनिट प्रोड्यूस करने लगे, 13 यूनिट प्रोड्यूस करने लगे। ठीक है, तो अब मार्जिनल रिटर्न क्या होता है, जैसे कि 5 से एकदम से कितना बढ़ा, 10, मतलब कि 5 जो रिटर्न आया हमारा, ये होता है मार्जिन, मतलब कि एडिशनल आउटपुट कितना आपका बढ़ रहा है। तो 5 मैंने देखा, 5 एडिशनल यूनिट मैंने और प्रोड्यूस करी। फिर 10 से जब मैं 13 में आई, इसका मतलब मैंने सिर्फ 3 एडिशनल आउटपुट यूनिट प्रोड्यूस की। इसका मतलब मैंने ऑब्जर्व किया, जब मैंने 5 से लेबर 10 बढ़ाया तब तो मुझे 5 यूनिट का फायदा हो गया, लेकिन जब मैंने और बढ़ा दिए तो मुझे उतना नहीं देखने को मिला जितना मुझे पहले बढ़ाने में दिखे।
मुझे अब सिर्फ और सिर्फ 3 ही यूनिट का इंक्रीमेंट दिखा। इसका मतलब ये क्या हुआ कि जो आपका मार्जिनल रिटर्न है वो डिक्लाइन होता जा रहा है टाइम टू टाइम, इसलिए हम कहेंगे इसे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न। ओके, सो अब हम क्या समझ रहे हैं, इसको हम फर्दर देखेंगे क्या है कि एन इकोनॉमिक प्रिंसिपल, ये एक ऐसा प्रिंसिपल है जो हमें डिस्क्राइब करता है रिलेशनशिप बिटवीन द इनपुट दैट इज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड लेवल ऑफ आउटपुट इन शॉर्ट रन। मतलब कि कम समय में अगर हम इनपुट के साथ क्या रिलेशनशिप बिल्ड करें, मतलब हम किस तरीके से इनपुट को बढ़ाएं या घटाएं कि हमारा जो आउटपुट है, ठीक है, वो बढ़े या घटे शॉर्ट रन में। तो इसकी हम स्टडी करते हैं इस लॉ के अंदर। मान लो एक फैक्ट्री है, उसके ओनर को जानना है कि कम समय में मैं कितने लेबर बढ़ाऊं कि कितना आउटपुट बढ़ेगा, या कितने लेबर कम करने से मेरा कितना आउटपुट बढ़ेगा। तो हम इससे पूरा एनालिसिस कर लेते हैं कि हमारा शॉर्ट रन में कितना इनपुट बढ़ाने में क्या फायदा आ रहा है, कहाँ से नुकसान शुरू हो जा रहा है, वो सारी चीजें हमें ये लॉ बताएगा। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, एज वन इनपुट इज इंक्रीज वाइल कीपिंग अदर इनपुट कॉन्स्टेंट। देखो वेरिएबल प्रपोर्शन है तो आप कुछ इनपुट को वेरी कर पाओगे, लेकिन कुछ इनपुट आपको पता है फिक्स्ड रहेंगे, ठीक है, क्योंकि ये शॉर्ट रन का कॉन्सेप्ट है, सब आपके वेरिएबल नहीं हो जाएंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये लॉ एज्यूम करता है कि अगर जो एक इनपुट है उसको हम इंक्रीज करें और बाकी इनपुट को हम कांस्टेंट रखते हैं, तो एक ऐसा पॉइंट आता है बियॉन्ड विच एडिशनल आउटपुट प्रोड्यूस फ्रॉम ईच एडिशनल यूनिट ऑफ इनपुट डिक्रीज। कि एक ऐसा पॉइंट आता है कि जब हम एडिशनल इनपुट बढ़ाते जाते हैं तो क्या होने लग जाता है, जो आउटपुट है वो डिक्रीज होने लग जाता है। अब आप ये समझोगे कि इस लॉ में क्या आपको सीखने को मिल रहा है कि यहाँ पे हम देखते हैं कि देखो जैसे जैसे आपने इनपुट बढ़ाया, पहले तो आपको रिटर्न ज्यादा देखने को मिला, ठीक है। मान लो कुछ वो प्रोड्यूस कर रहे थे, नील पॉलिश प्रोड्यूस कर रहे थे, आपने 3 लेबर लगाए, 4 लेबर लगाए, तो आपने देखा कि मेरा प्रोडक्शन बढ़ रहा है, बहुत बढ़िया बढ़ रहा है। फिर आपने देखा कि बढ़ तो रहा है लेकिन धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक है। और एक ऐसा पॉइंट आएगा कि आप जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे लेबर, लैंड या जो फैक्ट्री वो तो छोटी है, वो तो फिक्स्ड है ना, उसको तो बढ़ाओगे नहीं वेरिएबल प्रपोर्शन में, तो वो तो फिक्स्ड रहेगी शॉर्ट रन में, लेकिन आप लेबर बढ़ाए जा रहे हो। तो एक ऐसा पॉइंट आएगा कि आपकी एडिशनल यूनिट ऑफ इनपुट बढ़ाने के बाद भी आउटपुट बढ़ेगा नहीं, बल्कि वो घटना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है जो लेबर आपने इतने ज्यादा बढ़ा दिए हैं वो आपस में बातचीत में लग गए हैं या कामचोरी में लग गए हैं कि अब आउटपुट बढ़ने की जगह क्या हो रहा है, घटना शुरू हो गया। आपको लग रहा था मैंने अब बढ़ाया है तो मुझे बढ़ता हुआ रिटर्न देखने को मिलेगा, लेकिन वो आपको देखने को नहीं मिलता। तो ये पूरा लॉ वेरिएबल प्रपोर्शन है, इसको हम लोग अलग अलग नाम से जानते हैं, लॉ ऑफ रिटर्न्स, लॉ ऑफ रिटर्न्स, ठीक है, लॉ ऑफ रिटर्न टू फैक्टर्स और रिटर्न्स टू वेरिएबल फैक्टर्स। ये कुछ नेम है, आप याद रख सकते हो सकता है इससे पूछा जाए, लेकिन फेमस नाम जो है वो है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। नेक्स्ट आते हैं कि क्या क्या फेजेस हैं आपके इसमें। देखो फेजेस होती हैं इसमें कि टीपी पहली फेज क्या बताती है हमें, ये 3 फेज आपको याद करके जाना है, उसको मैं पूरे अच्छे तरीके से डिस्क्राइब भी करूंगी कि कैसे हो रहा है, ठीक है। टीपी राइजेस एट इंक्रीजिंग रेट, एमपी इंक्रीज है। जब टीपी मतलब कि जब टोटल प्रोडक्ट आपका इंक्रीज होता है, जब टोटल प्रोडक्शन आपका इंक्रीज होता है, तो जो मार्जिनल प्रोडक्शन है वो भी आपका इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट फेज में क्या होता है, जैसे टीपी डिक्रीज होता है, मतलब राइज होता है डिक्रीजिंग रेट। अब टीपी पहले तो इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ रहा था, टोटल प्रोडक्शन आप जल्दी जल्दी आपका बढ़ रहा था, लेकिन अब एक ऐसा समय आया कि जो टोटल प्रोडक्शन है वो आपका धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और एमपी मार्जिनल प्रोडक्ट मैंने बताया था क्या होता है, जो लोग का डिफरेंस है, अब वो बढ़ने की जगह क्या हो रहा है, घटना शुरू हो गया है, लेकिन अभी भी पॉजिटिव है। और जब टोटल प्रोडक्शन आपका फॉल होता है तब एमपी नेगेटिव हो जाता है। तो ये कुछ फेज हैं, इसको इजीली अंडरस्टैंड करेंगे आगे, तो घबराना नहीं है, आगे समझो क्या है ये। सबसे पहले ये लॉ तो ये मानता है कि फिक्स्ड और वेरिएबल इनपुट है इसमें, मतलब कि लॉ वेरिएबल प्रपोर्शन आप क्या अप्लाई करता है कि एटलीस्ट वन इनपुट इज फिक्स्ड व्हाइल अदर आर वेरिएबल, कि यहाँ पे कम से कम आपको देखो एक तो फिक्स रखना ही होगा। अगर आप एक भी फिक्स नहीं रख रहे हो तो ये शॉर्ट रन की बात ही नहीं रह जाएगी, फिर ये लॉन्ग रन में चला जाएगा जहाँ पे सारे ही इनपुट्स क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। तो एक इनपुट आप फिक्स रखते हो, बाकी अगर आप वेरिएबल भी रखते हो तो ये आपका लॉ जो है वो काम कर रहा होगा, ये अप्लाई होगा। फॉर एग्जाम्पल इन अ बेकरी द ओवन कैपेसिटी एंड size of a baking facility may be fixed while the number of worker and quantity of ingredient can be adjusted। मतलब मान लो एक बेकरी है, वहां पे जो ओवन है, मतलब जो इनकी मशीन है और जो इनकी बेकिंग की फैसिलिटी है, मतलब जो इनका साइज है बेकिंग का, जो एरिया है वो तो आपका फिक्स है, लेकिन आप वर्कर जो हो गए या जो इंग्रेडिएंट आप यूज कर रहे हो वो आप क्या कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो। मतलब एक या दो चीज, या मान लो एक कम से कम एक चीज आपने फिक्स रखी है, यहाँ आपने 2 चीजें कर ली और बाकी जो भी चीजें हैं वो आपके वेरिएबल है, तो ये लॉ आपका एप्लीकेबल है, ठीक है। देखो 3 स्टेजेस हैं हमने जो डिस्कस भी करी हैं, कि पहली स्टेज क्या है, स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, मतलब कि यहाँ पे आप जैसे जैसे इनपुट बढ़ाते जाओगे आपको रिटर्न ज्यादा देखने को मिलेगा। मान लो एक लैंड था आपका
और इसमें पहले एक लेबर काम कर रहा था, तो वो इतना बड़ा लैंड हैंडल नहीं कर पा रहा था। जैसे ही आपने 2 लेबर लगाए, आपने देखा अरे मेरा जो आउटपुट है वो ज्यादा आने लग गया, पहले वो जितना प्रोडक्शन दे रहा था उससे ज्यादा मुझे अचीव होने लग गया। फिर मैंने क्या किया, 3 ला दिए लेबर। अब क्या हुआ, और प्रोडक्शन बढ़ गया। अब मान लो एक यूट्यूब का ही एग्जांपल लेते हैं, मैं पढ़ा रही हूँ आप लोग को, और मान लो मैं एक अकेले टीचर हूँ जो पढ़ा रही हूँ उस चैनल पे, तो मैं आपको मान लो एक दिन में एक वीडियो प्रोवाइड कर पा रही हूँ। अब एक और टीचर मैंने ला दिया, तो हो सकता है हम 2 मिलके आपको 3 या 4 वीडियो एक दिन में प्रोवाइड करने लग गए। एक और टीचर आ गया, तो हो सकता है आपको और वीडियोस मिलने लग जाए। तो क्या होगा कि पहली स्टेज जो आती है वो इंक्रीजिंग रिटर्न की आती है। जैसे जैसे आप इनपुट बढ़ाते हो वैसे वैसे आपको एक इंक्रीजिंग रेट देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि एफिशिएंसी ऑफ फिक्स फैक्टर इंक्रीज विद एडिशन ऑफ वेरिएबल इनपुट टू द प्रोडक्ट। क्योंकि यहाँ पे जो फिक्स फैक्टर की एफिशिएंसी है वो इंक्रीज, जैसे लैंड है, लैंड फिक्स्ड है, ठीक है, आपने एक लेबर लगाया था तो उस फिक्स लैंड में इतना प्रोडक्शन नहीं होता, लेकिन जैसे ही आपने 2 बढ़ाया तो अब आप इस फिक्स्ड फैक्टर को और एफिशिएंटली यूटिलाइज कर पा रहे हो और अच्छा इसका यूज कर पा रहे हो 2 लोग के साथ। 3 लगाया तो और बेटर आ रहा है, क्योंकि अब 3 लोग हर एरिया से इसको कवर करके इस पे प्रोडक्शन कर रहे हैं। मान लो कोई लगा रहा है, कोई उसको देख रहा है टाइम टू टाइम आके, ये सारी चीजें। जैसे यूट्यूब वाला एग्जाम्पल ले लो, मैं अकेले पढ़ा रही थी और एक और टीचर हायर कर लिया, अब वो भी पढ़ा रहे हैं या नोट्स बना रहे हैं, तो क्या हुआ, चीजें और बढ़ी। एक ही चैनल है, फिक्स्ड है, लेकिन अब 2 लोग आके और एडिशनल प्रोडक्शन दे रहे हैं। ठीक है, ये इजीली समझ में आया होगा। सेकंड स्टेज क्या होती है, स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। डिमिनिशिंग रिटर्न मतलब क्या है, अब आप देखोगे कि जो रिटर्न मुझे आ रहा है वो धीरे धीरे डिमिनिश हो रहा है, मतलब कि कम होता जा रहा है। मैं चीजें तो बढ़ा रहे हूं, मतलब कि आप इनपुट तो बढ़ाए जा रहे हो, लेकिन रिटर्न जो है वो आपको देखने को कम मिल रहा है। जान मान लो जिसमें आपने 3 लेबर लगा दिए, ठीक है, 3 लेबर लगा दिए, अब आपको प्रोडक्शन पहले ज्यादा मिला था, आपने 4 लगा दिया मान लो, तब भी ज्यादा मिला, अब आप उसमें बढ़ाए जा रहे हो इनपुट, मतलब 5 लगा दिए, 6 लगा दिए, 7 8, इतना सा लैंड, अब आप उसमें लोगों को बढ़ाए जा रहे हो। तो एक ऐसा पॉइंट आपको देखने को मिलेगा कि रिटर्न जो है, इनपुट आप बढ़ाओगे लेकिन रिटर्न आपको कम देखने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप वो प्रॉपर यूटिलाइजेशन चीजों का नहीं हो पा रहा होगा जितना एफिशिएंटली इंक्रीजिंग रिटर्न वाली स्टेज में हो रहा था। इन दिस स्टेज टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजेस एट डिमिनिशिंग रेट अंटिल इट रीचेस द मैक्सिमम पॉइंट। मतलब ये यहाँ पे जो टोटल प्रोडक्शन है वो धीरे धीरे बढ़ता है, वहां पे तेजी से बढ़ रहा था, यहाँ पे टोटल प्रोडक्शन धीरे धीरे बढ़ रहा है और एक मैक्सिमम पॉइंट पे आ जाता है, मतलब कि इससे ज्यादा आप फिर प्रोडक्शन नहीं कर सकते। मान लो इस लैंड से आप 100 यूनिट कुछ प्रोड्यूस कर सकते थे, ये मैक्सिमम था और आपने वो अचीव कर लिया। अब आप ये सोचो मैं इनपुट बढ़ा के इसको 150-200 ले आऊं, तो वो वाली स्टेज आप नहीं क्रॉस कर पाओगे। ओके, सो द मार्जिनल एवरेज प्रोडक्ट आर पॉजिटिव बट डिमिनिशिंग ग्रेजुअली। यहाँ पे जो मार्जिनल प्रोडक्ट है आपका वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, लेकिन क्या हो रहा है, ग्रेजुअली डिमिनिश हो रहा है। मतलब कि यहाँ पे पहली वाली स्टेज में आपका मार्जिनल प्रोडक्ट और टोटल प्रोडक्ट दोनों बढ़ रहे थे। सेकेंड स्टेज में आप देखोगे कि जो आपका टोटल प्रोडक्ट है वो धीरे धीरे डिक्रीज होगा और उसके साथ ही साथ मार्जिनल प्रोडक्ट भी आपका डिक्रीज होता जाएगा, लेकिन वो पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव नहीं जाएगा। ठीक है, लेकिन जो थर्ड स्टेज है वो होती है आपकी स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न, जो कहती है कि यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट अब डिक्लाइन होना शुरू होता है और मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, तो 3 स्टेज आपने देखी। पहली स्टेज थी इंक्रीजिंग रिटर्न की, जहां पे टोटल प्रोडक्ट भी इंक्रीज हो रहा था इंक्रीजिंग रेट पे, और जो आपका मार्जिनल प्रोडक्ट था वो भी आपका इंक्रीज हो रहा था। नेक्स्ट थी सेकेंड स्टेज, जो कि थी स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज होता है लेकिन धीरे धीरे होता है और अपने मैक्सिमम पॉइंट, मतलब जितना आप प्रोडक्शन कर सकते थे, फाइनल जितना हो सकता था उतने लेबर के साथ, जितना आपने इनपुट डाला उतना आपने अचीव कर लिया। अब उससे ज्यादा इनपुट बढ़ाओगे तो आप घाटे में जाओगे, उससे ज्यादा प्रोडक्शन नहीं कर पाओगे, क्योंकि एक जो भी आपका फिक्स्ड है, जैसे आपका लैंड है, जैसे आपका चैनल है, वो फिक्स्ड है। अब उस पर आप इतना ज्यादा भी ना थोपो कि फिर वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाए, क्योंकि आपको भी पता है कि एक स्टेज की चीजें की लिमिटेड होती है। अगर आप चाहते हो कि जो लैंड है मैं इनपुट बढ़ा रहा हूं तो मुझे और आउटपुट मिलता जाए, ऐसा क्यों हो रहा है, डिक्लाइन क्यों आ रहा है, तो आप एक काम करो, उस लैंड को जो इतना छोटा उसको और बढ़ा दो, तब आप फायदे में रहोगे, तब आप इनपुट बढ़ाओगे तब आपको रिटर्न ज्यादा मिलेगा। लेकिन यहाँ पे अब आपका फिक्स है, फिर भी आप और बढ़ाए जा रहे हो, 5 की जरूरत थी आप 6 ले आए हो, ठीक है, तो हो सकता फिर वो और धीरे धीरे बढ़े, 7 ले आए हो धीरे बढ़े, 8 9 10 डाल दोगे तो फिर कुछ तो आराम करेंगे या बातें कर रहे होंगे, तो फिर वो नेगेटिव जाएगा ही जाएगा। अब एग्जांपल से इजीली समझो कि पहली फेज क्या है, इंक्रीजिंग रिटर्न की। इनिशियली द बेकर हैज अ स्मॉल टीम ऑफ बेकर वर्किंग ऑन अ ब्रेड प्रोडक्शन। मान लो एक बेकरी है जहां पे बेकर्स हैं, उनकी स्मॉल टीम है जो ब्रेड का प्रोडक्शन कर रहे हैं। एज दे हायर एडिशनल बेकर व्हाइल कीपिंग अदर इनपुट कांस्टेंट। मानो कि
वो एडिशनल बेकर को हायर करते हैं, बाकी इनपुट को कांस्टेंट रखते हैं। इसका मतलब ये वेरिएबल प्रोपोर्शन वाला है, क्योंकि हमने इनपुट को कांस्टेंट रखा है, जो कि ओवन है, इंग्रेडिएंट हो गए, ठीक है। बस मैं क्या बढ़ाया जा रहा हूँ, मैं बेकर्स जो है उन्हें बढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो बेकरी का जो एक्सपीरियंस है, जो बेकरी का प्रोडक्शन, वो बढ़ेगा। अब देखो पहले एक बेकर काम कर रहे थे, अब और ज्यादा बेकर्स आ रहे हैं, वो सब प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो क्या होगा, आउटपुट तो बढ़ेगा। इफ द बेकरी हायर्स वन मोर बेकर, द प्रोडक्शन ऑफ ब्रेड माइट डबल। हायरिंग सेकेंड बेकर कुड लीड टू सब्सटेंशियल इंक्रीज इन आउटपुट। एक बढ़ाया तो डबल हो गया, दो बढ़ाया तो और बढ़ गया। फिर आती है आपकी दूसरी फेज जो होती है डिमिनिशिंग रिटर्न की। एज द बेकरी कंटिन्यूज टू हायर मोर बेकर, अब मान लो बेकरी जो वाला जो है वो कंटिन्यू करता रहे और हायर करता जाए बेकर्स को, और हायर करते जाए, तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे एडिशनल बेकर स्टार्ट टू यील्ड डिमिनिशिंग रिटर्न, जहां पे आप जैसे जैसे बेकर्स लाओगे जो आपका रिटर्न है वो डिमिनिश होने लगेगा, मतलब धीरे 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 वो डिक्रीज होने लगेगा। ईच एक्स्ट्रा बेकर कंट्रीब्यूट लेस एंड लेस टू ओवरऑल ब्रेड प्रोडक्शन। अब देखो आपको पता था कि ओवन आपके फिक्स हैं, इंग्रेडिएंट आपके फिक्स हैं, आप बढ़ाए जा रहे हो बेकर्स को, तो कितने लोग कितने में काम कर लेंगे। 2 ओवन है आपके, आपने 10 बेकर ला के खड़े कर दिए, तो क्या 2 बेकर 10 बेकर 2 ओवन के साथ एकदम इक्वली कोऑर्डिनेट करके काम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। फिर आपको पता है कि आपका प्रोडक्शन डिक्लाइन होगा ही होगा। द फिक्स इनपुट सच एज अवन एंड इंग्रेडिएंट आर बीइंग यूटिलाइज मोर इंटेंसली, क्योंकि आपके जो फिक्स इनपुट थे आपने उनको बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज कर लिया है। अब कोई ऐसी गुंजाइश नहीं रह गई कि आप उससे और फायदा निकाल पाओ। फॉर एग्जाम्पल, एडिंग अ फिफ्थ बेकर माइट रिजल्ट इन स्मॉल इंक्रीज इन ब्रेड आउटपुट कंपेयर टू प्रीवियस। अब ये होगा कि जैसे जैसे आप बढ़ाओगे बढ़ेगा, लेकिन धीरे धीरे बढ़ेगा, क्योंकि अब उतना आपके पास फिक्स्ड जो भी आपके इनपुट हैं वो तो इतने फिक्स्ड हैं कि उससे तो आप बढ़ा नहीं पा रहे हो, आप सिर्फ बेकर्स को लाके बढ़ा रहे हो। तो जब आपने शुरुआत में कुछ जरूरत वाले बढ़ाए तो आपका प्रोडक्शन बढ़ा, लेकिन फिर धीरे धीरे आप बढ़ाए जा रहे हो, बढ़ाए जा रहे हो, बढ़ाए जा रहे हो, तो फिर आपको ये पता है कि जो चीज फिक्स है उसको तो आप बढ़ा नहीं रहे हो, बस आप जो वेरिएबल है उसको ही बढ़ाए जा रहे हो। तो एक पॉइंट तो आएगा ही जहां पे आप जितना यूटिलाइजेशन कर सकते थे उस फिक्स इनपुट का आप कर चुके हो। अब आपके इनपुट जो वेरिएबल उनको बढ़ाने से आप उससे और ज्यादा फायदा नहीं उठा पाओगे, तो वो डिक्लाइन होगा, वो डिक्रीज होगा, ठीक है। नेगेटिव रिटर्न कहती है कि जहां पे डिक्रीज तो छोड़ो, अब वो नेगेटिव जाएगा। क्यों नेगेटिव जाएगा? अगर बेकरी वाला जो है और बेकर को लाता जाता है तो नेगेटिव रिटर्न आएगा, क्योंकि टू मैनी बेकर से ये होगा कि बेकरी जो है वो ओवर क्राउडेड हो जाएगी, लोग लड़ने लग जाएंगे, झगड़ने लग जाएंगे, समझ में नहीं आएगा कोऑर्डिनेशन कैसे हो रहा है। ओवन भी बहुत तोड़ फोड़ डाले तो क्या होगा, अब आपका जो ब्रेड का प्रोसेस है, जो भी चीजें हैं वो डिक्लाइन हो रही है, ठीक है। एडिशनल बेकर में गेट इन ईच अदर वे, हो सकता है दूसरे के रास्ते में आ जाए, डिले होने लग जाए, मिस्टेक होने लग जाए प्रोडक्शन में। एज अ रिजल्ट बेकरी ओवरऑल ब्रेड आउटपुट में स्टार्ट टू डिक्लाइन इंस्पायर्ड द लेबर इनपुट। अब आप लेबर बढ़ाते जाओ, लेकिन जो आउटपुट है वो आपका क्या होने जाएगा, डिक्लाइन होता आपको दिखेगा। पहले तो डिमिनिशिंग इंक्रीज हो रहा था, चलो थोड़ा 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 तो बढ़ ही रहा था, कुछ तो मिल रहा था आपको, लेकिन अब यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा, अब आपका ये डिक्लाइन होना शुरू होगा। तो ये हमने पढ़ा पूरा आपका क्या, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। आई होप कि 3 स्टेजेस हैं, काफी इजी स्टेजेस हैं, कि पहले बढ़ रहा है, फिर बढ़ रहा है, धीरे से बढ़ रहा है, ठीक है, और फिर एक लेवल आएगा जहां पे वो ना बढ़ेगा ना धीरे बढ़ेगा, बस कि वो गिरना शुरू हो जाएगा। तो इसको आप एक इससे देख सकते हो कि जैसे कि आपका ये फिक्स फैक्टर है, ठीक है, ये फिक्स फैक्टर है, वेरिएबल फैक्टर है आपका, टोटल प्रोडक्ट है और मार्जिनल प्रोडक्ट है। मान लो फिक्स फैक्टर, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल ले लिया कि मेरा जो फिक्स फैक्टर है वो क्या है, लैंड है, ठीक है, ये है मेरा फिक्स फैक्टर, दैट इज लैंड, ये बढ़ा नहीं सकती मैं। लेबर जो है वो मेरा वेरिएबल फैक्टर है, जो कि लेबर जो है काम कर रहे हैं वो हम क्या कर सकते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। और ये टोटल प्रोडक्ट है, मार्जिनल प्रोडक्ट। मान लो एक लैंड है, वो फिक्स है 1 है, और ये देखो यहाँ पे फिक्स्ड ही रहेगा, उसको बढ़ा घटा नहीं रहे। वेरिएबल फैक्टर जो लेबर है वो मैंने बढ़ाया। एक लैंड था, कोई लेबर काम नहीं कर रहा, तो क्या ही प्रोडक्शन होगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब एक लैंड है, एक लेबर मैंने लाया हूं, मैंने उससे प्रोडक्शन कराया, तो वो 10 जो है यूनिट चीजें जो है वो प्रोड्यूस करके दे रहा है। और मार्जिनल प्रोडक्ट कितना है, 10 ही है, 10 था 10 है, ठीक है। 0 से 10 का डिफरेंस आप देख रहे हो, 10 आ रहा है। फिर मैंने क्या किया, उसी लैंड पे 2 लेबर लगा दिए, अब प्रोडक्शन और बढ़ गया, मतलब कि अब 10, जो एक लेबर 10 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा था, अब 2 लेबर साथ में मिलके 30 यूनिट जो है वो प्रोड्यूस करने लगे। इसका मतलब जो मेरा मार्जिनल प्रोडक्ट है, जो एडिशनल मेरा एडिशन हुआ यहाँ पे, वो 20 यूनिट का क्या हुआ, एडिशन हुआ, क्योंकि मैंने देखा कि हाँ काफी अच्छा मुझे एडिशन देखने को मिल रहा है यहाँ पे। फिर जब मैंने 3 लेबर लगा दिए तो क्या हुआ कि टोटल प्रोडक्ट बढ़ा कितने से, 45 से, ठीक है। मतलब पहले 10 था तो 30 बढ़ा, 30 से फिर 45, मतलब कि 15 ही यूनिट जो है मैंने देखा कि एडिशनल बढ़ा। अब मैं देख रहा हूँ कि मार्जिनल प्रोडक्ट जो है पहले 10 से 20 काफी अच्छे से बढ़ा, फिर 20 से 15, मतलब कि अब ये थोड़ा थोड़ा डिक्रीज होना शुरू हो गया है, ठीक है। क्योंकि हम उम्मीद कर रहे थे, हमने बढ़ाया लेबर, मैंने
मतलब 3 लगा दिए, तो मैं उम्मीद करी थी कि मुझे अच्छा खासा मार्जिनल जो एडिशनल आउटपुट वो भी मुझे इंक्रीज ही होता दिखना चाहिए था। 20 की जगह यहाँ पे अब 30 आना चाहिए था, लेकिन वो तो नहीं आया, ना 25 आया। अब मैंने देखा कि वो डिक्लाइन होना शुरू हुआ। तो वो वाली फेज आपको याद है जहां पे टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा था और मार्जिनल प्रोडक्ट भी इंक्रीज हो रहा था। ठीक है, वो ये वाली फेज थी जहां पे आपका टोटल प्रोडक्ट भी इंक्रीज हो रहा था और मार्जिनल प्रोडक्ट भी इंक्रीज हो रहा था। इसको मैं हाईलाइट कर दूं, वो आपकी ये वाली फेज थी इतनी। ठीक है, और फिर एक फेज आया था आपको याद होगा जहां पे आपका टोटल प्रोडक्ट जो इंक्रीज हो रहा था वो डिक्रीजिंग रेट में या डिमिनिशिंग रेट में इंक्रीज हो रहा था, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे 10 से 30 बढ़ा है, ज्यादा बढ़ा है, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो 10 से 45 ही बढ़ा, मतलब सिर्फ 15 ही बढ़ा है। इसका मतलब ये बढ़ रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट पे बढ़ रहा है, मतलब डिमिनिशिंग रेट पे बढ़ रहा है। जितना पहले बढ़ा था उसके हिसाब से ये उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, क्योंकि अगर मैं देखो 10 से 30 आया तो मैं उम्मीद करी थी कि ये अब 30 से कुछ ज्यादा ही जाए, मतलब कि ये 60 जाए या कुछ ज्यादा जाए, लेकिन वो उतना गया नहीं। ठीक है, अब क्या हुआ, जब मैंने 4 लेवल लगा दिए तो मैं देख रही हूँ 45 से कितना आ गया, ये 52 प्रोडक्ट जो है वो इंक्रीज हुआ। अब ये भी क्या है, डिमिनिशिंग रेट पे इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि 10 से 20 मतलब 10 से 30 मतलब 20 यूनिट से बढ़ा। लेकिन अब 45 से 52 देख रहे हो तो अब 7 यूनिट से ही ये सिर्फ और सिर्फ बढ़ा है। इसका मतलब कि अब जो टोटल प्रोडक्ट है देख पा रहे हैं कि डिमिनिशिंग मतलब धीरे धीरे बढ़ रहा है, और मार्जिनल प्रोडक्ट भी आप देख रहे हो डिक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, बढ़ नहीं रहा है, ये डिक्रीज होता है। 20 से 15, 15 से 7 हो गया। ठीक है, फिर मैंने जैसे एक लेबर बढ़ा दिया तो क्या हुआ कि ये उतना ही रहा, ना बढ़ा ना घटा। टोटल प्रोडक्ट जितना हो रहा था उतना ही है, और मार्जिनल प्रोडक्ट में हम देख रहे हैं कोई भी डिफरेंस मतलब कुछ भी नहीं आया, कुछ भी नहीं बढ़ा, जितना था उतना ही हो गया। फिर मैंने एक और लेबल ला के रख दिया और अब देख रहे हैं टोटल प्रोडक्ट गिरना शुरू हो गया। 52 से डायरेक्ट 48 आ गया, मतलब ये गिरने लग गया। और मार्जिनल प्रोडक्ट मतलब जो एडिशन हो रहा था वो क्या होने लग गया, आपका जीरो होने लग गया। ठीक है, जीरो के बाद से क्या होने लगा, ये नेगेटिव होने लग गया, नॉट जीरो, नेगेटिव होने आपको नेगेटिव होना शुरू हो गया, क्योंकि 52 ठीक है माइनस 48 माइनस 52 करोगे तो ये -4 आएगा। तो आप देख रहे हो कि अब ये चीजें और आपकी वर्स्ट होती जा रही है, मतलब कि फायदा के वजह आपको नुकसान देखने को मिल रहा है। तो ये 3 फेज जो हमने डिस्कस की थी ये वही 3 फेज है कि पहला टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है इंक्रीजिंग रेट पे, और मार्जिनल प्रोडक्ट भी इंक्रीज हो रहा है इंक्रीजिंग रेट पे। तीसरा जो फेज है उसमें क्या था कि टोटल प्रोडक्ट जो है वो इंक्रीज होता है डिक्रीजिंग रेट पे। देखो डिक्रीजिंग रेट पे ही इंक्रीज हुआ, और मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो गया। ठीक है, लेकिन पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं हुआ, हमने ये देखा। और फिर ये जो थर्ड वाली फेज है वो ये है कि जहां पे आपका टोटल प्रोडक्ट जो है वो डिक्रीज होना शुरू होता है, फॉल होना शुरू होता है, और मार्जिनल प्रोडक्ट आपका नेगेटिव बन जाता है। तो आई होप कि ये जो 3 फेज थी वो आपको समझ में आई हैं। पहली फेज आपकी ये है कि यहाँ पे इंक्रीज हुआ टीपी भी और एमपी भी। यहाँ पे आपका टीपी जो है वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ, और एक ऐसा पॉइंट आया जहाँ पे एमपी डिक्रीज होना शुरू हुआ, लेकिन पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं हुआ। और ये थर्ड फेज है जहाँ पे आपका टीपी भी गिर गया और जो एमपी है वो तो भाई नेगेटिव ही चला गया। ठीक है, तो ये थी पूरी स्टेज। आप ऐसे बना के आ सकते हो, और आप एक डायग्राम मतलब ये ग्राफ जो है वो बना के जाओ, याद करके जाओ थोड़ा, मतलब कि अगर आपको यूनिट समझ में ना आए वहां पे कैसे कैसे अरेंज करनी, तो बस कुछ नहीं है, आप फिक्स फैक्टर बस याद रखो कि फिक्स में मुझे 1 1 लेना है। वेरिएबल फैक्टर आर को धीरे धीरे लेबर बढ़ाओ 0 1 2 3 4, और फिर टोटल प्रोडक्ट तो आप खुद ही निकाल लोगे कि कैसे कैसे बढ़ रहा है, वो आपको खुद दिमाग लगा के करना है। चाहो तो यूनिट जो है वो याद कर लो, क्योंकि बहुत प्रेशर होता है उस टाइम पे, इतना याद नहीं आता डायग्राम में मुझे कैसे क्या ड्रॉ करना था। तो आप जितना अच्छे से कर पाओ अपने बेनिफिशियल के लिए आप करके जाओ। ठीक है, तो उसको डायग्रामेटिक प्रेजेंट करोगे, मतलब कि डायग्रामेटिक क्या है कि मैंने जो प्लॉट कर लिया, जो वेरिएबल फैक्टर है उनको हमने यहाँ लिख दिया है 0 1 2 3 4 5 से जो लेबर है आपकी, फिर जो टीपी है और एमपी है उसको हमने इधर प्लॉट कर लिया है। ठीक है, वाई एक्सिस पे। अब क्या होगा, अब आपको इसको जो भी आपकी यूनिट है उनको प्लॉट करना है। एक मिनट, ठीक है। अब क्या होगा, अब जो यूनिट है आपको प्लॉट करनी है, जैसे कि आप देखो कि जो वेरिएबल फैक्टर ठीक है वो वैसे ही है। जीरो था, जीरो से आपने देखा था जीरो पे जीरो था, तो कोई बात नहीं है। 1 पे क्या जाएगा, 1 पे अगर आप टीपी वाला पहले हम ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, टीपी वाला दिखना ऊपर, तो 1 यूनिट जब आपकी टीपी थी, और एक मिनट, जब वेरिएबल जो फिक्स फैक्टर 1 था तो आपका टोटल प्रोडक्ट 10 था, तो ये देखो ये 10 गया। ठीक है, 1 पे 10, ये मैं ड्रॉ कर रही हूँ, आपको ऐसे ड्रॉ नहीं करना है, बस आप देख लो मैं जो बता रही हूँ। जब 2 था तो आपने देखा 30 यूनिट प्रोड्यूस हो रही, तो ये वाला पॉइंट आ गया। ठीक है, जब 3 था तो ये 45, तो देखो 45 पे है ये। ठीक है, 4 था तो ये हो गया 52, 5 था तो ये हो गया 52, ठीक है, 6 था तो ये हो गया आपका 48। तो फिर आपने क्या किया, एक कर्व ड्रॉ कर लिया जो कि आपका क्या है, ये टीपी वाला कर्व है। फिर आपने एमपी वाले पॉइंट प्लॉट किए। 1 पे एमपी क्या है, 10 है। ठीक है, फिर आपका 2 पे एमपी क्या है, 2 पे आपके जो एमपी है वो 20 है। ठीक है, देखो ये 2 पे एमपी आपका 20, ये वाला कर्व, 2 पे एमपी 20 है, ये इधर आया। 3 पे क्या है आपका, 3 पे आपका 15 है।
तो ये देखो ये बीच में यहाँ आ रहा है 15, तो आपने फिर ये क्या है एमपी वाला प्लॉट कर लिया। अब आपको यहाँ पे 3 फेज आपको देखने को मिल रही है। पहली फेज कौन सी है आपकी, ये वाली फेज है, जो आपकी ये वाला पोर्शन है, ये आपका पहला फेज शो कर रहा है। ये क्या शो कर रहा है आप देखो, ये आपको बता रहा है कि जैसे जैसे आपका टीपी बढ़ रहा है वैसे वैसे आपका एमपी भी बढ़ रहा है। देखो टीपी अगर आप ऑब्जर्व करो तो टीपी आपका ये क्या हो रहा है, ये देखिए टीपी आपका बढ़ते हुए जा रहा है, ठीक है, और एमपी भी आपका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ये आ गई आपकी पहली फेज जहां पे टीपी भी बढ़ रहा है और एमपी भी बढ़ रहा है। फिर ये आती है आपकी सेकंड फेज, ये वाली फेज, ठीक है, ये वाला जो पूरा पोर्शन है ये आपका सेकंड फेज दिखा रहा है, जो कि हमने पढ़ा था। यहाँ पे जो टीपी है वो डिमिनिशिंग रेट पे इंक्रीज होना शुरू होता है, मतलब बढ़ता है लेकिन धीरे धीरे, और एमपी जो है वो फॉल होना शुरू होता है। देखो एमपी आप देख पा रहे हो यहाँ से क्या हो रहा है, गिरना शुरू हो गया, बढ़ नहीं रहा है, गिर रहा है। और टीपी क्या हो रहा है आप देखो, तो टीपी आपका इंक्रीज होना चाहिए तो ये सीधा जाता, लेकिन ये इंक्रीज हो रहा है लेकिन धीरे धीरे, तो ये क्या हुआ, एक कर्व इसने ले लिया जो कि आपको शो कर रहा है कि मैं डिक्रीजिंग रेट पे बढ़ रहा हूं, अब डिक्रीज हो रहा हूं। फिर ये आती है आपकी थर्ड फेज, जो कि ये वाला फेज होगा, जो कि ये कहती है कि आप टीपी जो है वो फॉल होना शुरू होगी और एमपी आप देख रहे हो ये नेगेटिव आ गई, तो ये आपका थर्ड फेज है, ठीक है। फेस वाइज एनालाइज कर दिया हमने। और ये जो पॉइंट है आप जो देख पा रहे हो, एक मैं इसको पूरा रब कर रही हूँ ताकि आप जो बता रहे हैं वो आप देख पाओ। जैसे कि ये वाला जो आप फेज देख रहे हो, ये वाला पॉइंट, तो यहाँ पे टीपी आपका मैक्सिमम होता है। जब टीपी आपका मैक्सिमम होता है तो एमपी आपका क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है ऑब्जेक्टिव में, तो आपको ये याद रखना है, जब टीपी आपका मैक्सिमम होता है, मतलब जो टोटल प्रोडक्शन जितना आप कर सकते थे वो अपना आपने अचीव कर लिया, वो मैक्सिमम होता है, तो जो एमपी है, जो मार्जिनल प्रोडक्ट है, जो एडिशनल प्रोडक्ट आप कर पा रहे हो, वो आपका 0 होता है। जैसे आपने ये वाले डायग्राम में भी देखा था, जो कि आपका ग्राफ था उसमें आपने देखा था, मतलब जो शेड्यूल था उसमें आपने देखा था कि जैसे 52 था, ये 52 था, मतलब इतना ही, देखो 52 पहले कर रहे थे, अब आप में 52 ही कर पा रहे, इसका मतलब ये मैक्सिमम, इससे ज्यादा कर ही नहीं सकते। इससे ज्यादा कर रहे हो आप इनपुट बढ़ा के तो वो नीचे आएगा, वो गिरना शुरू होगा, ठीक है। तो 52 रहा, इसका मतलब कि जो मैंने मार्जिनल, मतलब जो एडिशनल इनपुट आ रहा है 52 माइनस 52, वो 0 ही है, मतलब कोई फायदा अब यहाँ पे मुझे होना शुरू नहीं हो रहा है इनपुट को बढ़ाने से, ठीक है। तो ये पूरा आपका क्या कॉन्सेप्ट था, ये पूरा कॉन्सेप्ट था आपका लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन का। आई होप कि आपको समझ में आया होगा गाइस, क्योंकि मैंने इसको एग्जाम्पल के साथ भी शो किया, ग्राफ के साथ भी शो किया, टेबल के साथ भी शो किया, जितना मैं कर सकती थी, और थ्योरी को भी रिप्रेजेंट करी है, ठीक है। 3 स्टेज है, तीनों स्टेज याद रखना और डायग्राम के साथ करके आना, क्योंकि नंबर ज़्यादा मिल जाएंगे, ठीक है। और यही अच्छा तरीका भी है कि एक्सप्लेन करो तो पूरी तरीके से करो एग्जाम्पल के साथ। आई होप कि समझ में आया होगा। स्टिल कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, वीडियो को करेंगे लाइक, चैनल को करेंगे सब्सक्राइब। थैंक यू।